हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीट एसएसटी के आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जन सुविधाओं के विषय में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रीट एसएसटी यानी रीट सामाजिक, और रीट सामाजिक की यूनिट नंबर 8 और 8 नंबर जो हमारी यूनिट है उसका सिलेबस है भारत का भूगोल और उसके संसाधन। देखिएगा दोस्तों, इस यूनिट के अंदर यानी ये जो हमारी 8वीं यूनिट है इसके अंदर हम भूआकृतिक प्रदेश, यहाँ की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, बहुउद्देशीय योजनाएं, कृषि फसलें, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, ये सारा कुछ अपने पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम जन सुविधाओं के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पीछे की जो 7 यूनिट है यानी 1 से लेकर के 7 यूनिट तक का पाठ्यक्रम भी अपना कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अगर आपने वो सिलेबस पूरा नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जा कर के, जिसका जो लिंक है वो आई बटन पर दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप पीछे का सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि जन सुविधाएं किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे भारत में कौन कौन सी जन सुविधाएं उपलब्ध हैं, जन सुविधाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जन सुविधाएं हम किसे कहते हैं। दोस्तों, जन सुविधाओं का जो संबंध है वो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से होती हैं, यानी मूलभूत आवश्यकताएं जिन्हें जीवन जीने के लिए पूरा करना आवश्यक होता है। उनके अभाव में जो है जीवन हमारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सी बीमारियां और बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो इसमें कौन कौन सी सुविधाएं शामिल होती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे कि पानी है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, बिजली है, सार्वजनिक हमारा जो परिवहन है वो रह गया, विद्यालय है, कॉलेज है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, जैसे पानी है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, बिजली है, ये जो सारी सुविधाएं हैं ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। क्या नहीं है दोस्तों, देखिएगा, क्या हम बिना पानी के रह सकते हैं? क्या हमें स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं होती, स्वच्छता नहीं चाहिए, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, पढ़ने के लिए स्कूल, कॉलेज, ये ऐसी सुविधाएं हैं जो हर जन के लिए आवश्यक हैं। ये विशिष्ट नहीं है बल्कि ये सामान्य जनजीवन के लिए आवश्यक होती हैं। हर व्यक्ति को इनकी आवश्यकता होती है। तो ऐसी जो सुविधाएं हैं, ऐसी चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं, जन सुविधाओं के नाम से जानते हैं। और एक और बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि किसी भी जन सुविधा का जो निर्माण है वो एक बार हो गया तो उसे बार बार इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसे हम कितनी भी बार इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हमने मान लीजिएगा स्कूल एक बार बना लिया, कॉलेज एक बार बना लिया, स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए हमने हॉस्पिटल जो है वो एक बार बना लिया, पानी की पाइपलाइन बिछ गई, टंकियाँ बन गई। तो ऐसा नहीं है कि रोज़ाना हमें उनकी आवश्यकता हो, एक बार बन जाने के बाद में बार बार उसकी होती है। जैसे ट्रेन है, ट्रेन एक बार जो हमने शुरू कर दी तो फिर उसके बाद में ट्रेनें जब हमारी बन चुकी हैं, लाइनें बिछ चुके, तो हमें बार बार उनको तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती। लंबे समय तक उनका उपभोग किया जा सकता है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे हम बात करते हैं हमारी प्रमुख जन सुविधाएं कौन सी होती हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन के अधिकार के रूप में ही लिया जाता है जल को, यानी पानी के अधिकार की अपनी बात करते हैं, जल के अधिकार की बात करते हैं। जल जो है वो जीवन जीने के अधिकार के रूप में ही हमारे लिए आवश्यक है। दोस्तों, तो यहाँ देखिएगा, भारतीय संवैधानिक तौर पर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार जो पानी का अधिकार है उसको जीवन जीने के अधिकार के रूप में माना गया है। दोस्तों, तो हम इसका महत्व देख सकते हैं, जल का जो हमारे जीवन में महत्व है कि हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 21 के तहत पानी के अधिकार को जो है जीवन के अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, इसका हिस्सा माना गया है। और इसका जो तात्पर्य है वो ये है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होना चाहिए और उसकी जो है सार्वभौमिक पहुंच भी होनी चाहिए। दोस्तों, देखिएगा, क्या कहा कि इसके अधिकार में जो शामिल है, जो मतलब है कि चाहे व्यक्ति अमीर है चाहे गरीब है, हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि एक तो उसे बहुत ही सस्ती कीमत पर दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमने ये नहीं कहा अतिरिक्त चाहिए, लेकिन उसको कम से कम अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होना चाहिए। और न केवल उपलब्ध होना चाहिए बल्कि उसकी सार्वजनिक जो पहुँच है, सार्वभौमिक जो पहुँच है वो भी होनी चाहिए। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ
ने जो कहा था हम उसकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों। 2002 के अनुसार जो कहा गया कि जल के अधिकार का जो तात्पर्य है, जल अधिकार का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर सस्ती दर पर जल मिलना चाहिए, सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, स्वीकार्य होना चाहिए और भौतिक रूप से यानी उसकी पहुंच भी आपको निश्चित करनी पड़ेगी दोस्तों। ये जन सुविधाओं के रूप में देने के लिए सरकार का दायित्व हुआ करता है दोस्तों। 86वें संविधान संशोधन की बात करें जो कि शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार भी हमारे लिए एक जन सुविधाएं ही है, शिक्षा भी हमारी जन सुविधाओं में ही आता है। तो 86वां जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन 86 जो 2002 में हुआ था, इसने भारत के संविधान में 21 के द्वारा जो है परिवर्तन किया और शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया दोस्तों। तो शिक्षा वर्तमान में क्या है, मौलिक अधिकार है कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम था। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 1 अप्रैल 2010 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था दोस्तों। और इस अधिनियम के तहत जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य कर दिया गया है। दो बातें हैं यहाँ पर देखने के लिए कि एक तो मुफ्त किया गया है और एक अनिवार्य किया गया है, यानी सरकार का दायित्व है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत वो सभी बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाए और साथ ही साथ अनिवार्य रूप से उनको शिक्षा से जोड़े और उन्हें शिक्षा उपलब्ध करवाए। और इनमें कौन से बच्चे शामिल हैं, तो 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं। और ये शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है, जो शिक्षा का अधिकार है वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था और इसमें ये प्रावधान किया गया है। सीधे सीधे शब्दों में बात करें, आसान शब्दों में बात करें तो सरकार ही है जो प्रत्येक बच्चे को 8वीं तक की निःशुल्क पढ़ाई उपलब्ध करवाएगी, ये जिम्मेदारी उसी की है दोस्तों। उसी के बाद में आगे हम बात करें तो जहां हमने बात की पानी की आवश्यकता है, उसके साथ में देखिए शिक्षा की आवश्यकता है और उसी के साथ साथ हमें आवश्यकता होती है स्वच्छता की। तो स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार किए जाने की भी आवश्यकता है, जिससे पीने के साफ पानी के अलावा ये भी आवश्यक है कि पानी जो इधर उधर फैलता है उससे बीमारियां न फैले, उनको भी रोका जा सके दोस्तों। और भारत में हम जानते हैं कि जो स्वच्छता सुविधाएं हैं उनका दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है, यानी जितनी मात्रा में जितनी अच्छी तरह से जल भी नहीं पहुंच पा रहा है उससे कम जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत जो आती हैं स्वच्छता सुविधाएं जो है वो हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं दोस्तों। इसमें एक देखिएगा विशेष संगठन का नाम आता है जो हमारे लिए जान लेना आवश्यक है, वो है सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल आपने कई बार बस स्टैंड के सामने बड़े शहरों में देखा भी होगा, जो क्या करता है पिछले काफी दशकों से, और कितने दशकों से, 3 दशकों से निम्न जाति निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। इस संगठन ने क्या किया है, तो इस संगठन ने देखिएगा 75,000 से भी ज़्यादा सार्वजनिक शौचालय इकाइयों का निर्माण करवाया है। इसके अलावा देखिएगा 12 लाख से भी ज़्यादा जो प्राइवेट शौचालय हैं वो भी बनवाए हैं दोस्तों। और इसमें करोड़ों लोग जो हैं वो इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। जो मेहनतकश लोग हैं, जो हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं, वो इन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं दोस्तों। सुलभ कॉम्प्लेक्स जो है उसने देखिएगा सरकारी पैसे से भी शौचालय इकाइयाँ बनाने के लिए जो हमारी यहाँ के नगर पालिकाएँ हैं और स्थानीय निकाय हैं उनके साथ भी अनुबंध किया है दोस्तों। तो ये बड़ा ही अच्छा काम कर रहा है, सुलभ इंटरनेशनल के नाम से है। इसके बाद में हम बात करें तो अगली हमारी जो जन सुविधा आती है वो है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली यानी ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा है और उसका सुधार भी होता जा रहा है। मुंबई की जो लोकल ट्रेन है उसके
परिवहन के महत्व तो अपने जानते ही हैं। अब तो मेट्रो भी आ चुकी है, जो कि जैसे दिल्ली मेट्रो है, तो दिल्ली की मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये सार्वजनिक जनजीवन को जो बहुत ही सस्ती दरों पर और बड़ी आसानी से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। ये एक बहुत बड़ा कार्य है और सबसे अहम कार्य भी है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली। इसमें और कुछ ज़्यादा जानने की आवश्यकता हमारे लिए नहीं है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें जन सुविधा के रूप में पर्यावरण की बात करते हैं, तो पर्यावरण में भी प्रदूषण न हो, ये भी हमारे लिए जिम्मेदारी है, सरकार के लिए जिम्मेदारी है कि उसको भी कम किया जाए और पर्यावरण प्रदूषण के प्रति भी वो ध्यान रखे दोस्तों। एक बहुत बड़ी घटना है जो आपको जान लेनी आवश्यक है और बहुत बार इसमें से प्रश्न पूछ भी लेता है। 2 सितंबर 1984 को रात के 2 बजे भोपाल के यूनियन कार्बाइड, ये संयंत्र का नाम आप याद रखिएगा, यूनियन कार्बाइड के संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसने लगी थी। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, कौन सी गैस रिसने लगी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जो गैस है वो रिसने लगी थी। इससे हजारों लोग जो देखिए बीमार हो गए थे और पर्यावरण जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ था दोस्तों। कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और आज भी वहां पर जो लोग हैं वो इन के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं दोस्तों। तो इन्हीं बातों को, इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है जीवन के मौलिक अधिकारों के अंदर पर्यावरण को भी, पर्यावरण का अधिकार भी जो है मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाया और फिर उसके बाद में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए दोस्तों। तो यहाँ जो एक हमारे लिए जो आवश्यक आता है वो एक जो था सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 का जो मुकदमा था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार जो है संविधान संशोधन के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। हमने क्या कहा? जीवन का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल किया जाता है। यानी इसमें जो जीवन जीने का अधिकार है उसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। इसलिए सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो जो प्रदूषण है उस पर अंकुश लगाए, नदियों को साफ स्वच्छ रखे और जो दोषी हैं उस पर कार्यवाही भी करे। देखिए दोनों बातें इन्होंने की है, पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाने की बात की है, स्वच्छता की भी बात की है और साथ ही साथ वो लोग जो प्रदूषण फैला रहे हैं उन पर कार्यवाही करने की भी बात इनके द्वारा की गई है दोस्तों। यहाँ तक कि न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई बड़े आदेश और भी दिए हैं। जैसे हम कहें कि अदालत ने कुछ समय पहले ही ये आदेश दिया कि दिल्ली के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर काम करने वाले उद्योग धंधों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इनसे प्रदूषण होता है और लोगों को समस्या होती है। या तो उन्हें बंद कर दिया जाए, वहाँ से बंद कर दिया जाए और उन्हें शहर के जो बाहर का हिस्सा है वहाँ से दूर के इलाकों में उनको भेज दिया जाए दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी समय से जो है वहाँ पर पोल्यूशन कर रहे थे दोस्तों। तो इन कारखानों से देखिएगा जो गंदगी निकलती थी उससे यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी और कारखानों को नियमों के हिसाब से भी नहीं चलाया जा रहा था, तो कोर्ट ने इस प्रकार के हस्तक्षेप भी किए थे दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें कि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो भी पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है, बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। 1998 यानी 1998 के बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले और दिए और दिल्ली की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहनों के लिए ये कहा गया कि उन्हें CNG गैस का इस्तेमाल करना है और इससे देखिएगा लाभ भी हुआ है और दिल्ली के प्रदूषण में काफ़ी गिरावट भी आई है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है दोस्तों। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की बात करें, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्या है? हम जब हम बात कर रहे हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्या है? ये देखिएगा स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों की एक श्रृंखला है। यानी इसमें स्वास्थ्य केंद्र है और अस्पताल हैं, उन्हीं की एक श्रृंखला है जिसे हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कहते हैं, जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इसमें केंद्र और अस्पताल जो है वो जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। इसमें केंद्र और अस्पताल जो हैं आपस में
जुड़े हुए होते हैं और जिसके द्वारा देखिएगा ये शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के अंदर ही सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान भी करते हैं। ग्राम के स्तर पर देखिएगा एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां पर एक नर्स होती है और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक भी रहता है। इन्हें जो ट्रेनिंग होती है वो सामान्य छोटी मोटी बीमारियों को हल करने की समस्याएं जो ट्रेनिंग है वो इनके पास में होती है। छोटी छोटी समस्याओं को हल करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। और प्राथमिक और ये जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में भी कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कई केंद्र हैं जो गांवों की ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है। ये सारे जो हैं स्वास्थ्य केंद्र हैं जो हमें स्वास्थ्य उपलब्ध करवा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। दोस्तों अब आगे हम बात करें कि सरकार की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। तो किसी भी आधुनिक समाज की बात करें तो उसके लिए बड़ा आवश्यक होता है कि वहाँ पर जन सुविधाएं हो, जन सुविधाओं का इंतजाम किया जा सके जिससे लोगों की जो मूलभूत आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकें। क्योंकि संविधान में भी देखिए जीवन का अधिकार जो दिया गया है उसमें आश्वासन दिया गया है वो सभी लोगों को प्राप्त है, इसलिए जन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की ही होनी चाहिए और वो जिम्मेदारी सरकार की ही है किसी भी आधुनिक समाज के लिए कि आवश्यक है कि वो जन सुविधाओं का इंतजाम करें ताकि लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। ये जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की है, सरकार की ही मान करके चलती है। अब हम बात करें कि जनता के लिए ये जो सुविधाएं हैं वो सरकार कैसे उपलब्ध करवाएगी, सरकार के पास में पैसा कहाँ से आता है। तो मैं आपको बता दूं कि जनता से जो मिलने वाला टैक्स है वही मुख्यतः सरकार का जो है आमदनी का जरिया होती है। जनता से सरकार टैक्स वसूल करती है और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करती है और उसे खर्च करने का पूरा अधिकार भी होता है। दोस्तों तो जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं, वास्तव में ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर इन सुविधाओं का बड़ा भारी अभाव देखने को मिलता है। जैसा जब चुनाव आते हैं तो इस प्रकार की बहुत सारी स्थितियां आप देखते हैं। जलापूर्ति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो वो गरीब लोगों पर ही पड़ता है क्योंकि मध्यम वर्ग के लोगों के सामने जब पानी की समस्या आती है तो बोरवेल लगा लेते हैं, टैंकरों से पानी खरीद लेते हैं तो और बोतल बंद पानी खरीद कर भी अपना काम चला लेते हैं। उनको इतनी समस्या नहीं आती जितनी जो है गरीब लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों और इसी के साथ देखिएगा कि पानी की उपलब्धता तो हमने बात की ही की, लेकिन इसी के साथ था कि सुरक्षित पेयजल की पहुंच कहाँ तक है। तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति खर्च कितना कर रहा है। जितना अच्छा खर्च कर रहा है उतना ही अच्छा जल जो है उसके पास में उपलब्ध होता है। तो संपन्न जो तबका है उसके पास में तो सारे विकल्प उपलब्ध हैं, उसके पास में ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। वे बोतलबंद पानी खरीद सकते हैं, जल शोधक उपकरण भी लगा सकते हैं, लेकिन गरीब जो है वो इन सुविधाओं से वंचित रह जाता है। दोस्तों और इसी स्थिति के कारण पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लक्ष्य से जो हमारा देश है वो थोड़ा दूर है। हालांकि सुविधाएं चल रही हैं, धीरे धीरे इन समस्याओं का हल भी हो जाएगा। दोस्तों देखिए स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो इन्हें सार्वजनिक कहा जाता है क्योंकि सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए वो अस्पताल भी स्थापित कर रही है, स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित कर रही है और इन सेवाओं को चलाने के लिए जो धन और पैसा जो आता है वो लोगों के टैक्स से ही आता है और उसी पैसे से जो है सरकार चलती है। इसलिए क्योंकि ये जनता के पैसे से चलता है इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। दोस्तों हमने क्या कहा, क्योंकि जनता के दिए हुए टैक्स से चलती हैं तो ये सुविधाएं कैसे मिलेगी, कोई प्राइवेट नहीं है, जनता से जो टैक्स आया उससे आती हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए होती हैं। दोस्तों और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं तो उपलब्ध करवाना है ही है, लेकिन निःशुल्क या बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध करवाना है जिससे गरीब लोगों का भी इलाज हो सके। दोस्तों इस स्वास्थ्य सेवाओं के अन्य कार्य भी हैं, जैसे बहुत सारी जो मौसमी बीमारियां आती हैं, टीबी है, मलेरिया है, पीलिया है, दस्त है, हैजा है, चिकनगुनिया है। अभी की बात करें तो एक महामारी कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए भी जो है सरकार की जिम्मेदारी बनती है, स्वास्थ्य विभाग जो है उसके लिए कार्य
करता है और इसकी व्यवस्था जो है सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है। अन्यथा देखिएगा लोगों के सहयोग के बिना ये सुविधाएं जो है वो फेल हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो सुविधाएं हैं जैसे हम मलेरिया या चिकनगुनिया जो मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं उन्हीं की बात करें तो ये कहा जाता है बार बार कि कूलर के पानी को बदलते रहें, घर की छतों पर पानी जमा न होने दें। ये इसलिए कहा जाता है ताकि जो है जनता का सहयोग प्राप्त हो सके, क्योंकि जनता के सहयोग के बिना भी ये सुविधाएं पूरी तरह से मिल पाना जो है संभव नहीं हो पाता है। संविधान का अनुच्छेद 47 की बात करें, 47 कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ये राज्य का कर्तव्य है कि वो पोषाहार के स्तर को सुधारे, जीवन स्तर को सुधारे और लोक स्वास्थ्य का सुधार करे। ये सारा का सारा राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 इसको बताता है। इसके लिए जो है सरकार को विकल्पों की आवश्यकता भी पड़ेगी, विकल्प जो है तलाशने भी पड़ेंगे और सरकार की अहम ये जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवा सके। लेकिन निष्कर्ष तौर पे हम बात करें तो इस मोर्चे पर जो है संतोषजनक प्रगति अभी तक हमें देखने को नहीं मिलती है। जहां आपूर्ति में कमी है वहीं इसके वितरण में भी आपको असमानताएं मिल जाएंगी दोस्तों। और बड़े नगरों यानी महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले छोटे कस्बों और गांवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब जो हमारी बस्तियां हैं वहां पर स्थितियां और भी कमज़ोर हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी सामान्य बातें, बड़ा ही सामान्य सा टॉपिक था जन सुविधाएं जो हम सभी बड़े अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन इसमें बताने वाला भी यही था दोस्तों जिसकी सारी बातें अपने कर चुके हैं। अगली क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उपभोक्ता जागृति के विषय में बात करेंगे दोस्तों। टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखा हो तो आप इसे दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं और अगर आप हमारे साथ में निरंतर जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमेशा की तरह इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको निरंतर क्लासें भी दे रहा है और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी क्लासेज की उपलब्ध करवा रहा है। आप चाहें तो नोट्स साथ साथ बना सकते हैं, अन्यथा पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाली परीक्षा के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।